स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे अब यूपी की। बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी बंगाल के विजय रथ को यूपी तक लाने में जुटी है। बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद आज यूपी में कैबिनेट विस्तार हो रहा है। योगी मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को मौका मिलने जा रहा है। अब से 1 घंटे बाद यानी दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण होगा। राजभवन में योगी के 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 1 ब्राह्मण, 2 दलित और 3 ओबीसी फेस को योगी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। और सभी रीजन्स का भी ध्यान रखा गया है। सभी रीजन्स की हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर इस लिस्ट को तैयार किया गया है। इसके साथ ही यूपी में योगी की टीम 54 से बढ़कर अब 60 हो जाएगी। अभी योगी समेत कुल 54 मंत्रियों की टीम है, अब 60 हो जाएगी। 2 चेहरों को प्रमोशन देने की भी तैयारी है। मेरठ रीजन से सोमेंद्र तोमर और कानपुर रीजन से अजीत पाल सिंह का कद भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो 6 नाम आपके सामने रख देती हूं जिनको लेकर चर्चा है। वो मंत्री बनने जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से तय है। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट चेहरा है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में थे, 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे, लेकिन राज्यसभा के दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। 2025 में पार्टी से निकाल दिए गए थे, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अब इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये ब्राह्मण चेहरा है, बड़ी बात यह है ब्राह्मण चेहरा है और अवध को ये रिप्रेजेंट करते हैं। रायबरेली ऊंचाहार इनकी सीट है। इसके अलावा कृष्णा पासवान जो कि एससी समुदाय से हैं, बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सुरेंद्र दिलेर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चेहरा है, वाल्मीकि समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एससी चेहरे हैं। हंसराज विश्वकर्मा जो कि पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं। बनारस में बूथ मैनेजमेंट को लेकर इनकी खूब चर्चा की जाती रही है। विश्वकर्मा जाति से आते हैं, हाँ ओबीसी ये वर्ग से आते हैं। और कैलाश राजपूत की अगर बात करें तो ये कन्नौज से आते हैं और लोधी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको भी आज मंत्री बनाया जा रहा है और 2 मंत्रियों का कद भी उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि रीजन्स का ध्यान और जातियों का ध्यान रखा गया है। एक सबसे बड़े फैक्टर की चर्चा इस बार के चुनावों में की जा रही थी, यूं कहूं कि हर बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में की जाती है कि ब्राह्मण नाराज हैं योगी से, ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से। तो एक ब्राह्मण चेहरा जो रिक्त हुआ था जितिन प्रसाद के केंद्र में जाने के बाद, उस ब्राह्मण सीट को भी भर दिया गया है और मनोज पांडे को इस बार कैबिनेट में जगह दी जा रही है। अब ये 6 नाम विजय जी जो मैंने बताए, ये 6 नाम कितने बैलेंस्ड आपको लगते हैं और सारे समीकरण क्या इनके जरिए योगी कैबिनेट साधती हुई दिख रही है आपको? सारे नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर समीकरण साधने की कोशिश है। एक बात महत्वपूर्ण है कि दूसरा उनका रिशफल है योगी सरकार का 24 में लोकसभा चुनावों से पहले हुआ था, लेकिन उसका असर तो कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ। उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। भूपेंद्र चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे की बात हो ही रही है। मनोज पांडे जी की समाजवादी पार्टी से आए हैं, तो स्वागत है उनका पार्टी में, तो वो भी मंत्री बन जाएंगे सरकार में। कुछ कोशिश ये हो रही है ब्राह्मणों को लेकर। तो अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी हंगामा हुआ ही था, आपको यूजीसी का भी ध्यान है, बैठक भी अलग से हुई थी, फिर उसके बाद अध्यक्ष जी ने कुछ नाराजगी भी जाहिर की थी। तो ब्राह्मणों को साधने की, और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोटर है, मतलब समझना चाहिए जो भी ब्राह्मण है उसमें से 80-90% विधायक है ब्राह्मण विधायक है। 7 मंत्री पहले ही हैं वहाँ पर, एक और अब जितिन प्रसाद। इससे ही आप समझ लीजिए कि केवल 1 सीट खाली है ब्राह्मण की, मतलब सीट क्या, मतलब पहले 8 थे उसमें से 1 चले गए, इसलिए पल आ रहे। तो वो उनकी ताकत वहाँ समझ में आती है। अब ये सब मिलकर जी ये जो बटे हुए थे ना, इन सबको एकजुट करने की कोशिश योगी जी कर रहे हैं, बिना जाति के आधार को ध्यान में रखे हुए सामाजिक समीकरणों के लिए योगी जी इन सबको जोड़ रहे, ताकि जिन जातियों में जो बटे हुए लोग हैं वो हिंदू हो जाएं और एक साथ सरकार में और भारतीय जनता पार्टी को मदद करें। कोशिश होती है, देखिए सरकार में हमेशा कोशिश होती है, हम लोग कोई भी चर्चा करते रहे, मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम तरीके के दबाव होते हैं। जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा ही हो एक्सपेंशन की, मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन जो जातीय राजनीतिक सामाजिक समीकरण होते हैं, और जब चुनाव सर पर आ जाए 2 स्थिति होती है, या तो चुनाव हार जाए तो ममता जी की तरह सबको अपील करते हैं, या चुनाव आ रहे हैं तो सबको एक साथ ले आए पहले। अब वो एक्सरसाइज है, उसका कितना फायदा होगा नहीं होगा, ये तो चुनाव के जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पर्ची आ गई है, मुख्यमंत्री का कोई रोल तो है नहीं, दिल्ली से पर्ची आ गई है और उस पर्ची के आधार पर ही जो नाम है वो सामने आ गए हैं। लेकिन हमारा पीडीए जो है वो सफल रहेगा, जैसे हमने 2024 में किया, 37 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने, उसी पीडीए पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसी पीडीए की बात करें समीर जी, ये पीडीए का तोड़ क्या आपको लग रहा है? क्योंकि ये बात तो तय है कि अखिलेश यादव ने डेंट किया था 24 के चुनावों में, उन्होंने ऐसा जातियों की गोलबंदी की थी जिससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था 24 के चुनावों में। क्या उससे सीख लेते हुए डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है कैबिनेट की?
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे और उसके पहले अगर योगी सरकार का ये दूसरा विस्तार है, पहली बार जब किया था तब 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया था, इस बार 6 के नाम सामने आ रहे हैं। अगर 6 को अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रवार भी मुझे लगता है कि प्रतिनिधित्व दिया गया है और जातिगत समीकरण को भी साधा गया है। 2 दलितों को लेकर आना, कृष्णा पासवान को जिससे लेकर आया गया, जिस तरीके से दिलेर को, सुरेंद्र दिलेर को लाया गया है, इसके हालांकि उनके पिता भी मंत्री रहे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की खबर आ रही है। इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा को अगर आप मंत्रिमंडल में लेकर आ रहे हैं और कैलाश सिंह राजपूत को भी ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तमाम क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और जो दलितों का संदेश देने का था, पीडीए का जो झटका लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो लगा था भारतीय जनता पार्टी को कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ गई थी और अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोकसभा में झटका लगा था वह विधानसभा में फिर से लगे। तो मुझे लग रहा है कि अब उसकी तैयारी शुरू कर दी गई। ऐसे नेताओं को जो जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन जातियों को संदेश देने की कोशिश कर दी गई है। इसके पहले सोहेल देव भारतीय पार्टी के राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था जब वो अखिलेश यादव को छोड़कर आए थे। तो मुझे लग रहा है तमाम जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है और मंत्रिमंडल में जगह काफी समय से खाली थी। हालांकि जो अखिलेश यादव के साथ जो लौट कर आए थे, मनोज पांडे जो अखिलेश यादव के साथ थे, उनको लाना मंत्री बनाना जरूरी था क्योंकि उनका अवध में और पूर्वांचल में अच्छा ब्राह्मण चेहरा है, अच्छा होल्ड है। तो निश्चित रूप से वो सचेतक रहे थे समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के पहले कार्यकाल में, मतलब 2017 से 2017 में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति को आपको लेकर आना पड़ेगा ब्राह्मणों को मैसेज देने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जितिन प्रसाद के जाने के बाद उनको लेकर आए तो ब्राह्मणों को मैसेज दिया है, दलितों को मैसेज दिया। और ब्राह्मण जिस तरीके से नाराज यूजीसी के बाद बताए जा रहे थे, शंकराचार्य के विवाद के बाद बताए जा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है, उनको संदेश देने के लिए मुझे लगता है कि मनोज पांडे को मंत्री बनाया गया है। दलितों को भी लेकर आ गए, ओबीसी को भी लेकर आए। हालांकि ओबीसी का प्रतिनिधित्व सरकार में बहुत पहले से अच्छा है। आपके पास उप मुख्यमंत्री अगर आप देखेंगे तो आपके पास उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके अलावा कई तमाम बड़े नेता है जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर जिसमें देखें तो कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि 10 महीने बाद अखिलेश यादव का पीडीए ना चले, इसलिए जातिगत समीर को क्षेत्रवार कुछ वर्गों को तो साधना ही पड़ेगा। अगर ब्राह्मण वोट बैंक 89% 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, 2017 से भी ज्यादा था, उस वक्त भी नाराजगी की खबरें थी, लेकिन इस बार मुद्दे ज्यादा हो गए। यूजीसी का मुद्दा हो गया, शंकराचार्य का मुद्दा हो गया और एक एग्जाम में जो पंडित शब्द था उसके इस्तेमाल का मुद्दा हो गया। तो ये नाराजगी कहीं बड़ी ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि 89 में से भी अगर थोड़ा बहुत भी खिसकता है तो सीटें खिसक जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की, और उसी को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश मनोज पांडे के रूप में दिख रही है। राठी जी देखिए, मैं इस बात से बड़ा ये रहता हूँ, हमेशा सशंकित रहता हूँ कि क्या एक ब्राह्मण चेहरे के अंदर देने से या एक दलित चेहरे को ऐड कर देने से क्या उससे क्या आपका सोशल बेस बढ़ जाता है क्या, या फिर क्या माहौल बदल जाता है क्या। हम लोगों ने देखा था कि जब धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो ऐसे बहुत सारे लोग आए थे और जब मिलते थे टेलीविज़न स्टूडियो में तो जाट समाज से लोग आकर कहते अब तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। फिर कहा जाता था इसका असर यहीं पर नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश में भी एक तरफा जीतेगी और राजस्थान में भी एक तरफा जीतेगी। क्या ऐसा हुआ? क्या एक व्यक्ति के आ जाने से पूरा हो ये सारी चीज़ें हो जाती, समीकरण सज जाते हैं क्या? जातियां उसी के आधार पर वोट देने के लिए, चौधरी चरण सिंह से बड़ा तो कोई नायक जाट समाज के अंदर नहीं है। उनको जो है भारत रत्न देने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि एक बहुत बड़ा हमने ये कर दिया है। मोहन यादव जिनका कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, यादवों का कोई बहुत समाज बड़ा नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, मोहन यादव को बनाया गया था तो लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा, बिहार में असर देखने को मिलेगा। बिहार में जीती है तो अपने कारण से जीती है, और उत्तर प्रदेश में मोहन यादव के रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरा परफॉर्म की है। अपने पुराने ये को देख लें तो मुझे लगता है कि प्रतीकों के सहारे यदि एकाध रिप्रेजेंटेशन के साथ महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने कैडर के साथ कितना सामंजस्य बनाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कैडर को गवर्नेंस में कितना इन्वॉल्व करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कैडर कितना गवर्नेंस में अपने आप को लगता है कि ये मेरी सरकार है,
यदि थानेदार उसकी बात नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि आपका कैडर करप्शन करना चाहता है तो आप करप्शन करने की इजाज़त दे दीजिए, गलत ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना चाहता है तो गलत ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दीजिए, क्या आता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको आप प्रोटेक्शन दे दीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। लेकिन जो सामान्य काम होता है उस काम में भी उसको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरी सरकार है, और जब उसको लगेगा कि ये मेरी सरकार है तब वो आपके साथ खड़ा आएगा। दूसरी बात, हिंदुत्व के मुद्दे पर वो क्यों आता है? क्यों? इसलिए नहीं है कि आप योगी आदित्यनाथ हैं या कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, दिल से वही वो चाहता है, और जब दिल से हिंदुत्व की बात वो चाहता है और जब उसका नेता वही बात करता है तो उसके साथ वो कनेक्ट फील करता है, इसलिए वो इमोशनली चार्ज होकर के बात करता है। यदि बंगाल के अंदर हिंदुओं ने एकाएक देखा तो उनको लगा कि हाँ, किस प्रकार से बांग्लादेश में मुसलमान मार रहे हैं उनको, और ममता बनर्जी चुप्पी साधे बैठे हुए, कुछ भी उनके बारे में नहीं बात कर रही है, कोई पार्टी बात नहीं कर रही है एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़ दे तो कोई इस देश में उसके बारे में बात नहीं करने के लिए तैयार था। तब उसको लगता है कि नहीं, ये पार्टी है जो कम से कम कर रही है। जो आम हिंदू की पीड़ा है, उस हिंदू की पीड़ा से राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण जन्मस्थान हो, चाहे काशी मथुरा का मंदिर हो, इनके साथ आम हिंदू कनेक्ट करता है। लेकिन यदि उसको रोटी नहीं मिलेगी, यदि उसको दवाई नहीं मिलेगी, यदि उसको गवर्नेंस नहीं मिलेगा तो वो आपसे कटेगा, चाहे आप एक जोड़ लीजिए या दो जोड़ लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट तो आपका ठीक है कि ये एक्सरसाइज बेकार है जो कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहना है कि ये एक्सरसाइज आवश्यक होगा तभी तो मुख्यमंत्री जी ने किया होगा। इसे करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके आधार पर आप चुनाव के लिए बोल दें कि चुनाव इससे जीत जाएंगे, मुझे सर ये तो बताइए कि फिर वोट रोटी पे पड़ता है कि राम पे पड़ता है? राम और रोटी दोनों पर पड़ता है सर, दोनों पर पड़ता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, राम और रोटी दोनों के साधने पर भाई पड़ता एक है। एक्सरसाइज तो आपने कर ली, आपने जातियों की गोलबंदी करने की कोशिश की, आपने कास्ट फैक्टर्स को साधने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश के तमाम रीजन्स को साधने की कोशिश की, और एक जो अभी रागी जी बोल रहे थे कि उन तमाम चीजों को भी ठीक करना होगा, कार्यकर्ता उत्साहित रहें, कार्यकर्ताओं को ये लगे कि उनकी सरकार है, तब जाकर उत्तर प्रदेश में योगी की जो राह है वो आसान होगी। लेकिन फिलहाल जिन कास्ट फैक्टर, जिन रीजन वाइज की हम बात कर रहे हैं, आप एक लाइन इजाजत दे तो बोलूं, राम मंदिर से बड़ा कोई इमोशनल मुद्दा हो सकता था क्या? जनवरी में हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में चुनाव हो रहा था, 4 महीने में सामाजिक समीकरण राम मंदिर पर भारी पड़ गया ना। आप समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का ये डर कि तुम्हारा आरक्षण छिन गया भारी पड़ गया ना। यदि वो सब चीजें नहीं होती और राम मंदिर वो रहता मुद्दा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए 300 सीटें पार करने में कोई दिक्कत अभी देखिए अखिलेश जो ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि आपने कैसे चुन लिया, इतने सारे विधायकों में से आपने 6 चेहरे ही कैसे चुन लिए? अगर आपने 6 चुन लिए तो उन जातियों के बाकी प्रतिनिधित्व की बात फिर कहां जाएगी? अगर आपने दूसरे दलों से आए शख्स में से किसी एक को चुन लिया तो बाकी आपका मुंह ताकेंगे आप। वो तो बहुत सारे इफ और बट बता रहे हैं, लेकिन ये तय है कि इनको जरूरी था। अखिलेश यादव अपने परिवार से बाहर निकल पाए थे। ठीक है राहुल जी, लेकिन ये जरूरी था, ये तय था कि 27 से पहले जितने लूप होल्स रह गए 24 में, उनको धीरे धीरे करके दुरुस्त करना ही पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश में जीत मिल सकती है, क्योंकि सामने अखिलेश खड़े हैं जो कॉन्फिडेंट हैं अपने पीडीए को लेकर 24 की जीत के बाद। देखिए, राजनीति तो कम्युनिटीज की कोलैबोरेशन, मतलब एक साथ लाना ही है ना राजनीति। अगर आप देखेंगे तो अदरवाइज कम्युनिटीज के ही तो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये लोग, चाहे एमएलए हैं, एमपीज हैं, बड़े तो उसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप जाति को बाहर निकाल देंगे, ये ऐसा हो नहीं पाता है। और इसमें भी वही ध्यान रखा गया है, ब्राह्मण को बनाया गया, जाट को बनाया गया, गुजर को बनाया गया, ओबीसी को, ये वही तो ध्यान रखे गए हैं। और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खास ध्यान मतलब अगर भूपेन्द्र चौधरी को बनाया गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप उठा के देखिए ना, 2014, 2017, 2019 बीजेपी लगातार उस रीजन में अपना जो प्रभुत्व है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अगर 2019 से 2022 की बात करें तो एक समय था 91% जाट जो हैं वो बीजेपी को वोट करते थे, 2022 में यही 70% के आसपास आ गया था। और उसके बाद, और 2022 में अजीत सिंह के जाने के बाद भी जाटों ने वोट दिया, लेकिन कम वोट दिया। लेकिन आप अजीत सिंह साथ थे 2024 में, आप देख लीजिए, जहां पर वो 2019 में मेरे ख्याल से 6 सीटें जीते थे, यहाँ 4 सीटें जीते थे। तो देखिए वो रीजन इनके लिए इंपॉर्टेंट है और उस रीजन को भी साधने की कोशिश गई है, खासतौर से उस रीजन। चौधरी से बड़े नेता हैं भूपेन्द्र चौधरी जाटों के। अब देखिए, जाट तो अब उस तरह से बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को जब हटाया गया तो क्या हम मान लें जाटों की नाराजगी मोल ली गई? तो देखिए,
मैं ये कह रहा हूं कि कोशिश की जाती है कि किस तरह से कम्युनिटी जो है, अगर उसमें कोई नाराजगी भी है इसको तो उसे उल्टे कम तरीके करने से की देख कोशिश सकते हैं कि अगर नहीं लेते तो नाराजगी होती है, उस नाराजगी को झेलना भी थोड़ा सा मुश्किल काम कम होता करने है। की कोशिश की जाती है। जाटों की नाराजगी को कम करने की कोशिश। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब नहीं लेते हैं तो बहुत सारे कम्युनिटीज नाराज होती है ना, तो उस नाराजगी का नुकसान तो होता ही है ना। मान लीजिए नहीं ले लिया और उससे फायदा नहीं हो रहा, लेकिन नहीं लेते तो कई बार उसका नुकसान उठाना पड़ता है, तो उस नुकसान को शायद रोकने की भी एक अच्छा एक्सरसाइज देखिए, होती है। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा, एक एक चेहरे पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये गोलबंदी सिर्फ बीजेपी ने की है ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव सभी भी करते हैं। अब सवर्ण वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहता है, चाहे वो ब्राह्मण की बात करें, चाहे फिर वो राजपूत समाज की बात करें। अब अखिलेश यादव कल महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल हुए। पार्टी दफ्तर में क्षत्रिय नेताओं को बुलाया और कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे। साथ ही कहा कि अगले चुनाव में राजपूत समाज को उचित सम्मान और उचित स्थान भी देंगे। 2022 विधानसभा चुनाव और 24 लोकसभा चुनाव के नतीजों में बड़े फर्क के पीछे कहीं ना कहीं राजपूत वोटर्स का बड़ा किरदार भी रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर ढील नहीं देना चाहते हैं। क्षत्रिय वोटर्स को साधने के लिए महाराणा प्रताप का सहारा लेने में जुट गए। आपके चारों तरफ हम देख रहे हैं कि खास करके क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं, तो 2027 चुनाव में क्षत्रिय समाज का क्या भूमिका रहेगा और कितना आप टिकट देने वाले हैं 403 विधानसभा? नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, पूछ लिया। सम्मान भी देंगे, स्थान भी देंगे। आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा और इनके साथ साथ लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह गोमती रिवर फ्रंट, जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है, महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा, जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। अब देखिए, अखिलेश यादव क्या बंगाल के नतीजों से सीख रहे हैं कि सिर्फ अपने कोर वोट बैंक से काम नहीं चलेगा, बाकी वोट को भी जुटाना होगा। जिस तरीके के नतीजे बंगाल में रहे, हिंदुत्व एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा। क्या इस पर अब अखिलेश यादव की नजर है और एक एक करके जो अगड़ी जातियां हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं? कम से कम इस कोशिश से तो यही नजर आता है। अखिलेश यादव एक्शन में है तो यूपी में बीजेपी नेता भी ग्राउंड पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीएफ फर्जी है। बंगाल के नतीजों से वो टूट गए हैं और 2047 तक अपनी हार को मन ही मन एक्सेप्ट कर चुके हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं सर पीडीए जो छोड़ के आए थे सपा, उनको जो है उनमें से एक को जगह दी, बाकी के साथ धोखा हो गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे। पीडीए की कार्ड के तौर पे मंडल विस्तार हो रहा है, जिसमें जातियों का सेंटिमेंट चला गया है। पीडीए उनके पास है ही नहीं, उनका पीडीए फर्जी है। और यहाँ का, यहाँ असली। अब एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य क्या एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये भी देखने और समझने वाली बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव एक्सेप्ट कर चुके हैं ऐसा तो अभी नहीं लग रहा, क्योंकि वो कोशिशें कर रहे हैं, ग्राउंड पर कोशिशें कर रहे हैं। जिस राजपूत वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ, उनसे राजपूत इंटैक्ट दिखते हैं। 2022 के चुनावों की बात करें तो बीजेपी के साथ 75 से 80% राजपूत वोट बैंक गया था और 10 से 15% राजपूत वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ गया था। इसी में सेंधमारी करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी वोटिंग परसेंटेज इधर उधर होती है तो शायद अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं कि सत्ता में वापसी करेंगे उत्तर प्रदेश की, वो हासिल हो सकती है। लेकिन क्या ये आसान दिख रहा है आपको समीर जी? नहीं, मुझे लगता है अखिलेश यादव कोशिश जरूर करेंगे। एक राजनीतिक दल के रूप में और एक नेता के रूप में उन्हें कोशिश करनी चाहिए। वो इस बात को जानते हैं अखिलेश यादव कि सिर्फ एमवा जो समीकरण उनका उत्तर प्रदेश के अंदर जिसे माना जाता है यादव और मुसलमान, उसके दम पर वो सत्ता में नहीं लौट सकते। उन्हें दूसरे वोट बैंक भी लगेंगे। तो वो उन्होंने पीडीए की बात की और पीडीए उनको लगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चल गया, पीडीए का असर हुआ, उन्हें लगता है कि अब पीडीए मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एमवा समीकरण मेरे साथ है, क्यों ना मैं ऐसे और ब्राह्मण और राजपूतों को साधने की कोशिश करूं। अब योगी आदित्यनाथ कह रहते हैं राजपूत वोट क्या अखिलेश यादव के पास जाएंगे?
क्या राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, उनके रहते क्या राजपूत अखिलेश यादव के पास जाएंगे? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पूरी कोशिश अपने पीडीओ को मजबूत करने की होगी। और इसके अलावा जो छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नाराज है, फिर संजय निषाद है, तो वो कोशिश करेंगे संजय निषाद उनके साथ आ जाए, राजभर को वापस लाने की कोशिश करेंगे। वो ये कोशिश करेंगे कि अनुप्रिया पटेल की जो बहन उनके साथ है, पल्लवी पटेल एमएलए रही है लेकिन अभी वो नाराज चल रही है, उसको मनाया जाए। जो अपना दल सोनेलाल के नेता है उनके साथ जोड़कर कुछ किया जाए। दूसरे अन्य जो छोटे छोटे दल है उनको लेकर अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए। तो अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया है कि योगी आदित्यनाथ का जो वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कद है और जो काम है, उसमें सिर्फ वो एमवाय समीकरण से जीत नहीं सकते। इस कारण वो मुझे लगता है कि तमाम जातियों को आकर्षित करने के लिए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सवर्ण वोट से भी वो सोच रहे हैं कि अगर कुछ मिल जाए, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के 45 एमएलए विधायक राजपूत है और 23 एमएलसी राजपूत है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम संभावना है कि सवर्ण जुड़े, लेकिन आपको सत्ता में लौटना है तो आपको सारे जाति और सारे धर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। अखिलेश यादव वही कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ब्राह्मणों पर भी विशेष ध्यान अखिलेश यादव दे रहे हैं। और मुझे याद है कोशिश वो 2022 के चुनावों में भी कर चुके हैं विजय जी। उस वक्त भी प्रबुद्ध सम्मेलन उनकी तरफ से किए जाते थे, परशुराम जयंती भी मनाई जाती थी, उनकी मूर्ति की स्थापना में भी अखिलेश यादव पहुंचते थे। और वही कोशिश वो फिर से कर रहे हैं कि ये दो वोट बैंक अगर छिटके तो उनको भी पता है कि बीजेपी को एक बड़ा डेंट लग सकता है उत्तर प्रदेश में। माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने विपक्ष का नेता बनाया, वो भी एक बड़ा राजनीतिक कदम है। वो वही एक्सरसाइज है जो मैं कह रहा हूँ कि भले ही साथ आने से कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन दूर जाने से नुकसान होता है, जिसकी एक्सरसाइज सब लोग करते हैं। अखिलेश जी भी कर रहे हैं कि जो पीडी है उसके अलावा भी कुछ कुछ हिस्सा मिलता रहे। मुझे नहीं पता, मैं तो कंफ्यूज हो गया। कभी हम लोग कहते हैं कि योगी जी जो हैं वो योगी आदित्यनाथ तो योगी हैं, उनका जाति से क्या संबंध है, और फिर आप कहते हैं कि ठाकुर उनके साथ से कैसे छोड़ के जाएगा राजपूत। तो राजपूत से आप उनकी छवि को जोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो नहीं मानता योगी जी को बड़ा नेता मानता हूँ। तो उसमें से कितना वो निकाल सकते हैं अखिलेश जी। और महाराणा प्रताप की एक दिन की बजाय 2-2 दिन की छुट्टी कर रहे हैं अखिलेश जी, सोने का भाला लगवा रहे हैं। तो सब लोग अपनी अपनी एक्सरसाइज करते हैं। जो राहुल ने जो बात कही, राहुल जी ने, वो इम्पोर्टेंट बात है कि सभी कम्युनिटी को जोड़ना ही तो एक हमारा सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें हम सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सर अखिलेश जी भी करते हैं। तो वही जिन्होंने वो नारा दिया, उनकी पार्टी ने नारा दिया था ना, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को याद रखना चाहिए। देखिए, यहाँ राजपूतों की बात हो रही, तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि 2024 के चुनावों में बहुत रिजेंटमेंट थी। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, इस सारे इलाके में राजपूतों की रिजेंटमेंट थी बीजेपी के प्रति कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। तो ये रिजेंटमेंट भी कहीं ना कहीं शार्प होते हैं, पॉलिटिकल माइंड शार्प होते हैं। तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव भी उसी और देख रहे हैं कि भाई अगर रिजेंटमेंट है तो उसका फायदा उठाओ, उसको भुना ले। चले इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब मंत्री बनाते हैं और उसमें भी आगे जाति का नाम लिखते हैं, तो उसका पर्पज ये होता है कि ये जो लोग बटे हुए हैं वो एकजुट हो जाए।